नेक्स्ट टॉपिक बच्चों अब हम समझेंगे वो है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जीन्स का अगली जनरेशन में साथ साथ जाना, वही सेक्स लिंकेज है। अभी तक जो लिंकेज हम पढ़ रहे थे ये मान के चलते थे कि वो ऑटोसोम पे है, लेकिन अब हम स्पेशली जो लिंकेज समझेंगे ये सेक्स क्रोमोसोम की लिंकेज होती है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है। यानी सेक्स लिंकेज होती क्या है? जीन्स that are located on sex chromosome, जो सेक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती है और कॉल्ड सेक्स लिंक्ड जीन एंड देयर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अच्छा, जैसे बच्चों यहां पर आपको समझाने के लिए सेक्स क्रोमोसोम ड्रॉ कर दिया। हाँ, ये एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। और आप लोग जानते हैं एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन होती है। अरे छुटके से वाई पे भी 231 जीन होती है, तो एक्स पे तो और ज्यादा होती है। एक्स पे अप्रोक्सीमेटली ह्यूमन में कहा जाता है 1000+ जीन होती है, 1000 से ज्यादा जीन होती है। तो एक क्रोमोसोम पर कई सारी जीन होती है। जिसे समझाने के लिए मैंने यहां जीन ए ले ली, जीन बी ले ली, जीन सी ले ली, जीन डी ले ली। ऐसी एक क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन है। जब ये क्रोमोसोम अगली जनरेशन में जाएगा तो ये सारी जीन साथ ही तो जाएगी। जब यहां साथ है तो अगली जनरेशन में साथ जाएगी, और इनका साथ साथ जाना ये बच्चों एक तरह का लिंकेज है, साथ जाना लिंकेज है। लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम की है तो इसको सेक्स लिंकेज नाम दे देंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, सेक्स क्रोमोसोम की लिंकेज को सेक्स लिंकेज कह देंगे। अब ये सारे जीन सेक्स क्रोमोसोम से लिंक है मतलब जुड़े हुए हैं, तो ऐसी जीन्स को स्पेशल नाम लिखा जाता है सेक्स लिंक्ड जीन। सेक्स लिंक्ड जीन का मतलब ऐसी जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम पे लिंक है, उनसे जुड़ी हुई है, उन्हीं जीन्स को नाम दिया जाता है सेक्स लिंक्ड जीन्स। ये जो बच्चों सेक्स लिंक्ड जीन है या सेक्स क्रोमोसोम पर जो लिंकेज लगी है, इस लिंकेज को डिस्कवर करने का क्रेडिट भी टी.एच. मॉर्गन को ही जाता है। सेक्स लिंकेज की डिस्कवरी का क्रेडिट भी टी.एच. मॉर्गन को ही गया था। मॉर्गन साहब ने वही ड्रोसोफिला पर स्टडी की थी, आई कलर को स्टडी किया, और उसी रिस्पेक्ट में उन्होंने कई तरह के क्रॉस किए। उन्होंने बच्चों रेसिप्रोकल क्रॉस किया। रेसिप्रोकल याद है? हाँ, वो पेरेंट्स के सेक्स को रिवर्स करके क्रॉस करना, टेस्ट क्रॉस किए, ऐसे कई तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? ही स्टडीड आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, मॉर्गन साहब की बात कर रहे हैं, एंड परफॉर्म्ड रेसिप्रोकल क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, इस तरह के क्रॉस परफॉर्म किए, एंड फाउंड दैट जीन ऑफ आई कलर इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। उन्होंने फिर कंक्लूजन निकाला कि कहीं ना कहीं इसकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे थी, क्योंकि यहां पर रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट चेंज हो रहे थे, ना ही पैटर्नल मतलब साइटोप्लाज्मिक रिजल्ट आ रहे थे, कुछ अलग रिजल्ट आ रहा था। तो इस बेसिस पे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि यहां पर लिंकेज, यहां पर जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पे है। ये जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसमें उन्होंने आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला की जीन को लिया। इसमें दो तरह के कलर आते हैं, रेड कलर, व्हाइट कलर। अच्छा, व्हाइट का अगर हम अलील लिखे तो व्हाइट के लिए हम XW लिख देते हैं, तो रेड के लिए आप बताओ क्या लिखना चाहिए? अच्छा, यहां पर XW क्यों लिखा? क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम पर और ये W जीन थी। आई कलर की जीन यहां बैठी है, तो बताओ कौन से क्रोमोसोम पे लगी? X, तो इसको XW लिख देंगे। तो बताइए रेड के लिए क्या लिखा जाए? XW+। यहां पर XW+ लिखेंगे, क्या सिंपल X+ भी लिख दो तब भी बात चलेगी? तो दो तरह से आप लिख सकते हो, या तो XW+ लिखो या सिंपल X+ भी लिख दोगे, तो X+ मतलब इसका डोमिनेंट फॉर्म हो गया। तो रेड कलर में ध्यान रखना प्लस लगा होगा क्योंकि डोमिनेंट होता है। व्हाइट रिसेसिव होता तो उसके लिए सिंपल W लिखा जाएगा। तो बताओ आई कलर में कितने कलर हो गए? 2, रेड और व्हाइट। आगे मैं आपसे पूछूंगा XW है मतलब हाँ व्हाइट है, X+ है मतलब रेड है। जो बात यहां समझाई, क्लियर हुई? सेक्स लिंकेज किसको कहते हैं पहले बताओ फिर से मुझे। सेक्स क्रोमोसोम का अगली जनरेशन में जाना, उसकी जीन्स का साथ साथ जाना, यही सेक्स लिंकेज है, और ऐसी जीन को सेक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। आगे मैं कभी बोलूं कि ये जीन सेक्स लिंक्ड है मतलब सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है। इसकी डिस्कवरी भी मॉर्गन साहब ने की थी, वही ड्रोसोफिला में आई कलर को स्टडी करके। जो बात यहां सिखाई, क्लियर हुई बच्चों? इसको नोट करिएगा, चाहे तो इसको भी नोट कर लीजिए। हुआ? अब बच्चों हम इसके रिस्पेक्ट में जीनोटाइप लिखते हैं। यहां हमारे पास 2 अलील है, X+ XW। अब यहां पर जीनोटाइप लिखा जाए फीमेल में, तो एक पॉसिबिलिटी तो X+, X+, XW, 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 ऐसे 3 पॉसिबिलिटी होगी। अच्छा, प्लस है तो कौन सा कलर? रेड। तो यहां पर और अच्छे से लिखो, होमोजाइगस रेडाइट। अरे दोनों टाइप प्लस प्लस है ना। यहां प्लस और W है तो हाँ हेट्रोजाइगस रेडाइट। अच्छा, प्लस भी है W भी है, लेकिन चलेगी इस प्लस की,
तो इसकी वजह से रेड आइड आ जाती है। अच्छा, यहां पर XWW है तो यहां लिख देंगे होमोजाइगस व्हाइट आइड। इसको क्या लिखेंगे? होमोजाइगस व्हाइट आइड, क्योंकि दोनों जगह स्मॉल w है। तो ये बच्चों यहां पर इसके जीनोटाइप होते हैं फीमेल में। मेल की बात की जाए, मेल में बच्चों एक तो होता है X+Y और दूसरा होता है XWY। X+Y ये हेमीजाइगस रेड है, क्योंकि यहां एक ही तो प्लस है, अरे एक ही अलील है, और एक अलील का मिलना, हाँ हेमीजाइगस है, क्योंकि वाई पे नहीं, जीन तो एक्स पे, एक ही अलील है, तो हेमीजाइगस प्लस की वजह से रेड हो जाएगा। और यहां इसको लिखेंगे हेमीजाइगस व्हाइट आइड, क्योंकि डब्ल्यू की वजह से व्हाइट आ जाएगा। और हेमीजाइगस क्यों लिखा? क्योंकि एक ही एलील है। तो ध्यान रखना, मेल में ये 2 पॉसिबिलिटी है और फीमेल में ये 3 है। एक बात मुझे बताओ, यहां हम मेल और फीमेल के जीनोटाइप अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? पहले बताओ इतना। हाँ, क्योंकि दोनों में सेक्स क्रोमोसोम अलग है तो लिंकेज अलग होगी। यहां XX क्रोमोसोम है जबकि यहां XY है, तो मेल के जीनोटाइप अलग बनेंगे और फीमेल के अलग बनेंगे। ये जीनोटाइप आपको ध्यान रखना, मेल में क्या है, फीमेल में क्या है। अच्छा, ये जो बात मैंने अभी आपको समझाई है, ये इसको बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, ये नोट कर लीजिए। अब इस पे बेस अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कर लोगे सोल्व? बहुत ध्यान से सोल्व करना है। इसमें पहले क्वेश्चन में तो गलती होती है बच्चों से, तो आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन में लिखता हूं। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन गिवन है, सोल्व करिएगा इसको। अ हेट्रोजाइगस रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला, फीमेल ड्रोसोफिला है, रेड आइड है, इज क्रॉस्ड विथ हेमीजाइगस रेड आइड, हेमीजाइगस रेड आइड मेल ड्रोसोफिला। हेमीजाइगस रेड आइड मेल ड्रोसोफिला से क्रॉस किया गया। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ रेड आइड फीमेल ऑफस्प्रिंग, रेड आइड फीमेल ऑफस्प्रिंग, उनकी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करने हैं। ये बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, कीजिए सोल्व इसको। बहुत ध्यान से सोल्व करना है। इसमें आप सोल्व तो सही कर लोगे, लेकिन थोड़ा इंटरप्रिटेशन हम गलत कर देते हैं, इसलिए आंसर थोड़ा गलत हो जाता है। हमें बस इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करना है। तरीका अपना वही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फीमेल हेट्रोजाइगस रेड आइड है। बताओ जीनोटाइप। हाँ, हेट्रोजाइगस रेड आइड है मतलब, अच्छा हेट्रोजाइगस है और ये हेमीजाइगस रेड है। हेट्रोजाइगस है मतलब X+XW, और ये हेमीजाइगस रेड है मतलब ये हो जाएगा X+Y। लिखना है बच्चों, क्योंकि इस प्लस से तो रेड आएगा और मेल है तो वाई लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये हेट्रोजाइगस था तो +W लगा दिया। अब इसको सोल्व करोगे, पहले इससे गैमेट बना लो। इससे गैमेट बनाएंगे तो एक तो बन गया X+, एक बन गया XW। अच्छा, इधर से बनाओ तो X+ और ये Y, और इनका चेकरबोर्ड तैयार कर लो। चेकरबोर्ड तैयार करना बहुत आसान है। इधर से प्लस, इधर से प्लस, दोनों साइड से प्लस प्लस, इधर से प्लस, उधर से Y, X+Y, इधर से प्लस, इधर से W, X+XW, इधर से W, इधर से Y, तो XWY। अब बताना, यहां दोनों X है, X है मतलब ये 2 फीमेल है, ये 2 मेल है, यानी ये कह सकते हैं रेड आइड फीमेल। रेड आइड क्यों? क्योंकि प्लस है। इसी तरह से रेड आइड मेल, क्योंकि प्लस की वजह से तो रेड है, लेकिन ये Y है तो मेल भी है। अच्छा, यहां पर लिखेंगे तो रेड आइड फीमेल, और ये हो जाएगा व्हाइट आइड, W है तो W की वजह से व्हाइट आइड मेल। अच्छा, यहां भी तो W है, फिर रेड क्यों? क्योंकि प्लस डोमिनेंट होता है, तो प्लस है तो यहां रेड आइड, और XX है तो फीमेल हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लिख सकते इतना। अब बच्चों इतना लिख लिया, अब इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं बचा है। जो जो पूछा जाए उसको सोल्व करते हैं। आपसे क्या पूछा गया? हमें परसेंटेज ऑफ रेड आइड फीमेल। अब बताओ, रेड आइड फीमेल, ये रेड आइड दिख रहा है, यहां पर ये जो फीमेल आपको दिख रही है, ये बच्चों यहां पर रेड आइड है और ये भी रेड आइड है। अरे ये फीमेल और रेड आइड है। बताओ कितनी रेड आइड है? 2। अब यहां पर ये तो मैंने 2 लिख दिया। अब सबसे मेन बात, अपॉन में कितना लिखे? अच्छा, फीमेल में कहा है तो फीमेल को चेक किया गया होगा। अरे फीमेल ड्रोसोफिला को चेक करेंगे, मेल को क्यों चेक करेंगे? तो बताओ, यहां पर 2 रेड है, कितनी फीमेल में से? 2 में से ही, तो 2/2 लिखेंगे, 2/4 नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 4 करोगे तो उसमें तो मेल भी काउंट हो जाएंगे। आपसे कहा है रेड आइड फीमेल, तो केवल फीमेल में ही काउंटिंग होगी, और फीमेल में काउंटिंग होगी तो 2/2 लिखेंगे। पहले हम क्या करते थे, 2 जितने का चेकरबोर्ड था वो सब लिख लेते थे, 4 का चेकरबोर्ड तो 4 से डिवाइड करते थे। लेकिन खास बात अब यहां पर यही ध्यान रखना है, फीमेल के बारे में कहा है तो बस फीमेल प्रोजेनी में चेक करेंगे। अरे मेल फीमेल में डिफरेंस होता है, तो फीमेल का तो बस फीमेल में चेक किया गया, और सारी फीमेल जितनी भी फीमेल है सबकी सब रेड आइड मिली। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, और सोल्व किया तो आंसर 100% आ जाएगा। अगला इसी में ये लिखा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं परसेंटेज ऑफ रेड आइड मेल,
ये भी सोल्व करो। हाँ, रेड आइड मेल, मेल मतलब अब यहां चेक करेंगे, मेल मतलब इस वाले केस में चेक करना है बस। अच्छा, यहां पर ये मेल है, ये मेल है। अब इनमें से रेड आइड कितना क्या पूछा है? रेड आइड। तो रेड आइड कितना दिख रहा है? ये एक दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, लेकिन कितने में से? 2 मेल में से। तो हम लिखेंगे 1 आउट ऑफ 4 नहीं, आउट ऑफ 2 इंटू 100। तो आंसर आ जाएगा इसका 50%। लेकिन मैं क्वेश्चन को और घुमा देता, मैं कहता परसेंटेज ऑफ रेड आइड ऑफस्प्रिंग, मेल फीमेल कुछ नहीं कहा, कोई पर्टिकुलर मैंने बाउंडेशन नहीं दी कि मेल में चेक करो या फीमेल में। मैंने कहा सब बच्चों में चेक करो जितनी भी प्रोजेनी थी। अब सब में कहा गया तो रेड आइड गिनो पहले। तो रेड आइड 1 2 3 है। अब यहां 3 सब में पूछा जा रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 आउट ऑफ 4 इंटू 100 और सोल्व करोगे तो आंसर 75। मतलब यहां क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से आंसर निकल रहा है। फीमेल पूछा गया तो फीमेल में चेक करेंगे, फीमेल मतलब फीमेल में चेक करेंगे, मेल मतलब मेल में चेक करेंगे, लेकिन मेल फीमेल कुछ नहीं कहा है तब तो फिर हम टोटल प्रोजेनी में चेक करेंगे। अरे बात समझ में? तो यहां पर अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग आंसर आता है। इसमें कई बच्चों ने यहां पे गलती भी की होगी, यहां 2/4 कर दिया होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करना है। अब ये अलग अलग हमें सोल्व करना पड़ रहा है क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम की बातें चल रही है। पहले जो हम पढ़ते थे वो ऑटोसोम पढ़ते थे, अब सेक्स क्रोमोसोम की बातें चल रही है, तो मेल फीमेल में अलग अलग तरह से इसको चेक किया जाएगा। बात समझ में? तो कैसे क्वेश्चन सोल्व किया गया, क्लियर बेटे? यहां पे बच्चों पहले आप इसको, ये तो सबने सोल्व कर लिया होगा, इसको भी नोट कर लेना। मैंने क्वेश्चन में फीमेल का ही पूछा, लेकिन आप ये 2 जरूर लिखो ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? ये जो लिंकेज है ये ड्रोसोफिला में किस तरह से डिस्कवर्ड हुई थी और उसमें क्या क्या कलर थे ये हमने सीखा। आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। अच्छा, इस बात को समझने से पहले एक बात आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए समझाने के लिए ये यहां पर एक क्रोमोसोम बनाया गया, ये क्रोमोसोम है, यहां पर कोई जीन बैठी है, यहां कोई जीन बैठी है। अगले क्रोमोसोम पर चेक किया गया तो यहां पर भी सेम जीन बैठी है। दोनों क्रोमोसोम पर कैसी जीन है? सेम। ये सेम तभी हो सकती है जब ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलोगस हो। अगर दोनों एक दूसरे के होमोलोगस है तो यहां की जीन और यहां की जीन सेम होगी। कहने की बात यह है, होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर जीन हमेशा सेम प्रेजेंट होती है। यह बात समझ में? अब बच्चों हम अगर ह्यूमन के अंदर सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसमें एक क्रोमोसोम तो होता है एक्स और एक होता है वाई। यहां समझाने के लिए मैंने वाई को काफी बड़ा बना दिया है, लेकिन एक बात यह नोटिस करना, वाई क्रोमोसोम हमेशा एक्स क्रोमोसोम से बहुत छोटा होता है। ह्यूमन बीइंग में सबसे छोटा क्रोमोसोम अगर कंसीडर किया जाए तो वाई क्रोमोसोम है, और इस पे जीन रिलेटिवली बाकी क्रोमोसोम के कंपैरिजन में जीन भी बहुत कम है। हाँ, इसके जीन के नंबर सबको याद है। वाई छोटा सा क्रोमोसोम, कितनी जीन्स? वेरी गुड, 231 जीन्स इसके पास होती है। तो इसके ऊपर 231, जो कि इस एक्स के ऊपर तो ज्यादा जीन होती है, लगभग 1000 के आसपास, 1000 जीन्स के आसपास, उससे भी ज्यादा ही होती है। अप्रोक्सीमेटली इतनी जीन एक्स क्रोमोसोम पे होती है। तो एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम यहां पर छोटा होता है। अब इन दोनों पर अगर आप जीन को ध्यान से आप देखोगे, बहुत ध्यान सुनना बेटे, एक्स पर जीन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, एबीसीडी इस तरह की जीन है। इस पे देखो ए बी सी आई जे के ये जीन है। एक बात आप ध्यान से देख रहे होंगे कि एक्स पर अगर ए जीन है, एक्स पे अगर ए जीन है तो ये कि ये जीन यहां पर भी है, मतलब दोनों पर सेम टाइप की जीन है। बी यहां पर, सी यहां पर, दोनों पर कैसी जीन है? सेम टाइप की। ये सेम टाइप की तभी हो सकती है जब ये दोनों पार्ट एक दूसरे के होमोलोगस हो, एक दूसरे के होमोलोगस हो। यानी कहने की बात यह है, एक्स और वाई क्रोमोसोम का बहुत कम पार्ट, बहुत छोटा पार्ट आपस में होमोलोगस होता है। सिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, लेकिन ये कम पार्ट ही होता है, लेकिन ये होमोलोगस तो होता है। और इसीलिए यहां पे लिखा गया होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स वाई क्रोमोसोम का कौन सा रीजन है? होमोलोगस रीजन है। होमोलोगस क्यों कहा होमोलोगस? क्योंकि इस पर और इस पर जीन सेम है। इस पर बी जीन, इस पर भी बी जीन, इस पर सी जीन, इस पर सी जीन, तो होमोलोगस। लेकिन यहां डी है लेकिन यहां नहीं है, तो इस वाले पार्ट को फिर हमने होमोलोगस नहीं कहा। होमोलोगस यहां तक के एरिया को ही कहा क्योंकि यहां पर जीन सेम थी। अब ध्यान से बताना, ए जीन एक्स पे भी लगी है तो ए जीन वाई पे भी तो लगी है। तो ए जीन किस किस से लिंक है? एक्स से भी लिंक है,
और वाई से भी लिंक है, अरे कैपिटल ए जीन दोनों से लिंक है, तो ऐसी जीन को कहा जाता है एक्स वाई लिंक्ड जीन्स। अब ये शब्द अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कभी ऐसा वर्ड आ जाए एक्स वाई लिंक्ड जीन, मतलब एक्स से भी लिंक है, वाई से भी लिंक है, दोनों से लिंक है, तो जीन का नाम क्या बन जाएगा? एक्स वाई लिंक्ड जीन। इसको हम एक्स वाई लिंक्ड जीन कह देंगे। क्लियर? अब यहां देखो, यहां जीन लगी है डी ई एफ जी एच, इस तरह की डी ई एफ जी एच। ये जीन केवल और केवल एक्स पे है, वाई पे नहीं है। वाई पे आप देखो अलग है। तो ये वाला पार्ट केवल और केवल एक्स पे होता है, तो इसको हम होमोलोगस नहीं कहेंगे। होमोलोगस तो कब कहते हैं? जब दोनों पे होता, लेकिन ये ओनली एक्स पे है, तो इसको यहां पे बच्चों हम स्पेशली कहेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा, यहां वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट स्पेशली होगा नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये एक्स क्रोमोसोम का नॉन होमोलोगस रीजन होता है। नॉन होमोलोगस क्यों कहा? क्योंकि ये केवल एक्स पे है, वाई पे है ही नहीं, और केवल एक्स पे है, तो ऐसे रीजन को क्या कहेंगे? नॉन होमोलोगस रीजन। अच्छा, डी ई एफ जी की बात करें, ये दोनों क्रोमोसोम से लिंक है या ओनली एक्स से लिंक है? ओनली, हां, एक्स से लिंक है, तो ऐसी जीन को हम एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं। अब बताना, एक्स क्रोमोसोम मेल में होता है या फीमेल में? सोच समझ के आंसर देना। एक्स क्रोमोसोम मेल में होता है, फीमेल में? दोनों में होता है। अरे मेल में भी एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स कंडीशन होती है, होता तो दोनों में, और दोनों में है, तो इसका मतलब ये दोनों ही पेरेंट्स में मिलती है, तो इसको हम बाई पेरेंटल कहेंगे। सिमिलरली ये जो एक्स वाई लिंक्ड जीन होती है, ये भी बाई पेरेंटल होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्स, यही एक्स फीमेल के पास भी तो होगा, और फीमेल के पास होगा तो ये जीन फीमेल में भी मिलेगी। अरे दोनों में मिलेगी, और दोनों में मिलती है तो बाई पेरेंटल कहेंगे। तो ये ध्यान रखना, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर यहां वाई लिखा है तो ये तो केवल मेल में होना चाहिए, लेकिन एक्स भी तो लिखा है, और एक्स लिखा है तो एक्स फीमेल में मिलेगा, और फीमेल में मिलेगा तो दोनों सेक्स में होगा, मेल में भी होगा, फीमेल में भी होगा, तो इसीलिए इसको भी बाई पेरेंटल कहते हैं। एक बार फिर सुनना, एक्स वाई लिंक जीन दोनों में होती है, बाई पेरेंटल। ये जीन भी मेल फीमेल दोनों में होती है, तो बाई पेरेंटल। अब एक खास बात करें, आई जे के, ये जीन केवल वाई पे है, केवल वाई पे, यहां पर है ही नहीं। तो पहले तो मुझे बताओ, इसे मैं होमोलोगस एरिया कहूं या नॉन होमोलोगस? सबका आंसर आना चाहिए। होमोलोगस कहें या नॉन होमोलोगस? यस, इसे हम यहां पर कहेंगे नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का कौन सा रीजन है? नॉन होमोलोगस। तो बताओ, इन जीन्स को क्या लिखे? एक्स लिंक्ड, वाई लिंक, क्या लिखा जाए? ये केवल वाई से लिंक है, लिंक मतलब जुड़ा हुआ, ये केवल वाई से लिंक है, तो ऐसी जीन्स को हम वाई लिंक्ड जीन कह देंगे। अब बताना, ये जीन वाई से ही लिंक है, एक्स से लिंक नहीं है। अब बताओ, वाई कभी भी फीमेल में नहीं होता, तो ये जीन कभी फीमेल में मिलेगी ही नहीं, ये जीन एक्सक्लूसिवली मेल में ही प्रेजेंट होती है। तो इन जीन की खास बात होती है, यूनिपेरेंटल होती है। यूनिपेरेंटल मतलब ओनली मेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल में नहीं होती है। तो ये प्रेजेंट ओनली इन मेल, केवल मेल में प्रेजेंट होती है, और ऐसी जीन को स्पेशल वर्ड लिखा जाता है होलेंड्रिक जीन। कहीं बच्चों ऐसे वर्ड आ जाए होलेंड्रिक जीन, क्या समझोगे? ऐसी जीन जो एक्सक्लूसिवली मेल में प्रेजेंट होती है, ऐसी जीन को होलेंड्रिक। होले का मतलब होता है कंप्लीट, एंड्रिक मतलब एंड्रोशियम, मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो होलेंड्रिक मतलब जो कंप्लीटली मेल में प्रेजेंट होती है, फीमेल में नहीं होती, ऐसी जीन को हम होलेंड्रिक जीन कहते हैं। बात समझ में? तो यहां पर हमारे सामने 3 तरह की जीन हो गई। अब यह बात अच्छे से क्लियर करना, यह जीन तो हो गई एक्स वाई लिंक्ड। क्यों? एक्स से भी लिंक है, वाई से भी लिंक है। ये केवल और केवल एक्स से लिंक है तो एक्स लिंक्ड, ये केवल और केवल वाई से लिंक्ड है तो वाई लिंक्ड कह दिया। अच्छा, एक्स वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड बाई पेरेंटल है, दोनों में होती हैं, लेकिन ये जीन ओनली मेल में प्रेजेंट होती हैं, तो इसको हम होलेंड्रिक जीन कहेंगे। अच्छा, इस डायग्राम में देख के बताना जो मैंने आपको सिखाया है। बताइए बी जीन कैसी है? 3 ऑप्शन देता हूं, एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड, एक्स वाई लिंक्ड। बताओ कौन सी है बी जीन? बी जीन को देख के बताओ। वेरी गुड, एक्स वाई लिंक्ड। क्यों? क्योंकि दोनों पे लिंक है, दोनों से जुड़ी है। मैं कहूं एफ जीन कैसी है? हां, एफ जीन ओनली एक्स लिंक्ड है, क्योंकि केवल एक्स पे लिंक है। मैं ऐसे कहता के जीन बताओ कैसी है? तो आप कह दोगे सर ये वाई लिंक्ड है, क्योंकि केवल वाई पे लिंक है, वाई पे जुड़ी हुई है। अच्छा, मैं एक वर्ड ऐसे बोलूं, बहुत ध्यान से सुना सभी। मैंने कहा कलर ब्लाइंडनेस की जीन, आगे हम ये वर्ड बोला करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस की जीन
एक्स लिंक्ड है, समझ जाओगे। कलर ब्लाइंडनेस की जीन एक्स लिंक्ड है, क्या यहां होगी? नहीं, क्योंकि यहां अगर हुई तो दोनों पे मिल जाएगी। एक्स लिंक्ड है, इसका मतलब इस एरिया में कहीं है, इस एरिया में कहीं है, मतलब यहां इस एरिया में कलर ब्लाइंडनेस की जीन होगी। बात समझ में? अच्छा, मैंने कहा SRY जीन, नाम सुना होगा। SRY जीन जो सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाली जीन होती है, ये जीन वाई लिंक्ड है। ये जीन कैसी है बच्चों? वाई लिंक्ड है। इसका मतलब इस एरिया में यहां पर कहीं बैठी होगी। अरे तभी तो ये वाई लिंक्ड बनेगी। बात समझ में? तो जो बातें यहां पर मैंने आपको समझाई, ये आप लोग को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कौन से मेल में है कौन से फीमेल में, इस बात को मैं और अच्छे से भी आपको क्लियर कर देता हूं। पहले बच्चों इसको नोट कर लीजिए, आप डायग्राम को बनाइएगा तभी अच्छे समझ में आएगा। ये नोट कर लीजिए, इतना किया। हाँ, अब इधर से ये भी नोट कर लो, पूरा कवर हो जाना चाहिए। क्लियर? अब बच्चों हम यहां पर नोट हो गया कौन मेल में कौन फीमेल में, इसको और अच्छे से क्लियर करें। ये फीमेल के क्रोमोसोम है यहां पर, और ये मेल के, मतलब ये XX है और ये XY है। पहले एक बात मुझे अच्छे से बताओ, मेल का X क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम अलग होता है या सेम होता है? इतना बताओ मुझे। हां, सेम ही तो होगा, और सेम इसलिए होता है क्योंकि मेल के पास जो X आता उसकी मदर से ही है। अरे मदर से ही X क्रोमोसोम मेल के पास पहुंचता है, तो ये X कहो, ये X कहो, ये X कहो, बात तो यहां पर सेम रहेगी क्योंकि सेम ही टाइप की है। अब यहां पर इन जीन्स की अगर हम बात करें, यहां पर आप ध्यान से देखोगे, ये ABC X पे भी लिंक है, ABC X पे भी लिंक है, Y पे भी लिंक है, मतलब ये XY लिंक्ड जीन है। अच्छा, ये XY लिंक्ड जीन क्या आपको मेल में दिखाई दे रही है? दिख रही है? ये मेल के क्रोमोसोम है तो मेल में नजर आ रही है। अब बताओ ABC जीन कैसी है? सभी बोलेंगे ABC जीन कैसी है? XY लिंक्ड। अच्छा, ये XY लिंक्ड जीन मेल में तो दिख रही है, क्या आपको ये फीमेल में नजर नहीं आ रही है? अरे आ तो रही है, फीमेल में भी तो ABC है क्योंकि यही X यहां भी तो बैठा है, तो यहां पर भी होगी। तो इसका मतलब ये जो XY लिंक्ड जीन है मेल में भी प्रेजेंट होगी एज वेल एज फीमेल में भी प्रेजेंट होगी, मतलब ये दोनों में प्रेजेंट होती है। बात समझ में? तो XY लिंक्ड जीन फीमेल में भी मिलेगी और मेल में भी मिलेगी। दोनों में क्यों मिलेगी? हां, अरे क्योंकि यही X यहां बैठा है, तो ये पार्ट तो होमोलोगस था, तो दोनों में मिलेगी। बाई पेरेंटल हम कह देंगे। XY लिंक्ड जीन दोनों में है तो बाई पेरेंटल। अब बात करते हैं, ये वाली जीन होती है X लिंक्ड, क्योंकि Y पे नहीं है। अब ये X लिंक्ड जीन क्या आपको मेल में दिख रही है? हां दिखेगी, इसलिए दिखेगी क्योंकि यही X मेल के पास भी तो है। अब यहां पर है, ये वाली जीन भी तो X लिंक्ड ही होगी। अरे ये वाली जीन X लिंक्ड होगी तो ये फीमेल में भी तो नजर आ रही है। तो बताओ X लिंक्ड जीन मेल में होती है फीमेल में? हां, फीमेल में भी होगी, दोनों के पास होगी। अरे दोनों के पास इसलिए होगी क्योंकि यही X यहां भी बैठा है, तो दोनों के पास होगी, बाई पेरेंटल है। अब सबसे मेन बात, यहां पर IJK की बात करूं तो ये जीन होती है वाई लिंक्ड। ये वाई लिंक्ड जीन है। ये वाई लिंक्ड जीन से, अब बताओ ये वाई लिंक्ड जीन आपको मेल में तो नजर आ रही है, IJK मेल में तो नजर आ रही है, फीमेल में बताओ कहां नजर आ रही है? कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये इतना पार्ट वाली जो जीन है, वाई के इतने पार्ट वाली जो जीन है, ये एक्सक्लूसिवली मेल में ही होती है और केवल मेल में होती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं वाई लिंक्ड, या और अच्छे से बोले तो होलेंड्रिक जीन। क्यों कहा होलेंड्रिक जीन? आप बताओ आंसर। हां, इसलिए होलेंड्रिक जीन कहा है क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेल ही मेल में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं होलेंड्रिक जीन। तो हमने क्या सीखा? एक बात आप यहां ध्यान दीजिएगा, फीमेल के पास जितने भी टाइप की जीन है, जितने भी टाइप की जीन है, उतने ही टाइप की जीन मेल के पास भी है। अरे फीमेल में ऑटोसोम को तो कंपेयर मत करो, वो तो सेम होता है। फीमेल में X है और वही X यहां पे भी तो है। मैं टाइप की बात कर रहा हूं। अरे जो टाइप की जीन यहां है वो मेल में भी है। तो फीमेल के पास जितने टाइप की जीन होती है, मेल में उतने टाइप की जीन होगी ही होगी। उतने टाइप की तो होगी क्योंकि वही X यहां है। लेकिन मेल के पास जितने टाइप की जीन है वो सारी फीमेल के पास नहीं होती, क्योंकि मेल के पास कुछ जीन ऐसी होती है जो एक्सक्लूसिवली मेल में होती है। इन जीन को होलेंड्रिक जीन कहा जाता है, जो एक्सक्लूसिवली मेल में होगी, फीमेल में नहीं होगी। तो टाइप के हिसाब से अगर बात करूं तो मेल में ज्यादा टाइप की जीन है। मेल में ज्यादा टाइप की जीन क्यों हो जाती है बच्चों? क्योंकि इसमें ये जीन एक्स्ट्रा आ गई। अरे ये तो इसके पास भी है, ये जीन एक्स्ट्रा और आ गई है, तो मेल में ज्यादा टाइप की जीन होती है। बात समझ में? मैं टाइप की बात कर रहा हूं, नंबर नहीं, टाइप की बात चल रही है। तो ज्यादा टाइप की जीन किसके पास होती है? मेल के पास होती है। क्लियर?
अच्छा एक बात बताओ, फीमेल के पास जितने टाइप की जीन है उतने टाइप की जीन मेल के पास भी है, दोनों में सेम टाइप की जीन तो है ही। अरे जो फीमेल के पास है वही मेल के पास भी है। मेल के पास फीमेल के टाइप की सारी जीन है, तो मेल में भी फीमेल के फिर सारे कैरेक्टर आने चाहिए। हां, एक बात बहुत अच्छे से हम जानते हैं, जीन होना सब कुछ नहीं है, उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एक्सप्रेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट, सुटेबल हार्मोन होना चाहिए। तो मेल के पास चाहे जीन हो, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। ये एक्सप्रेस क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उस तरह के हार्मोन यहां नहीं बन पाएंगे। अरे बात समझ में? उस तरह का यहां पर इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो एक बार मैं फिर से आपसे पूछता हूं, फीमेल के पास जितने टाइप की जीन है क्या मेल के पास है? यस है, मेल के पास है। तो फिर फीमेल के सारे कैरेक्टर मेल में अपीयर क्यों नहीं होते? हां, इसलिए नहीं होते क्योंकि जीन होना सब कुछ नहीं है, उस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए था, और उस तरह का इन्वायरमेंट मेल की बॉडी में, मेल के अंदर उस तरह के हार्मोन नहीं बन पाए। अरे बात समझ में? जो बात यहां सिखाई क्लियर हुई? अच्छा, यहां कैपिटल एच है, यहां कैपिटल एच है, दोनों एक्स पर सेम टाइप का एलील है, तो यह कंडीशन हो जाएगी होमोजाइगस। अच्छा, यहां पर मैं इसको कैपिटल जी के बजाय मैं यहां पर इसको चेंज करके कैपिटल जी के बजाय मैं यहां पे बच्चों ऐसे लिख देता स्मॉल जी, कैपिटल जी इधर ले लेता, स्मॉल जी इधर ले लेता, तो कंडीशन हो जाती हेट्रोजाइगस। ये वाली कंडीशन होमो, ये वाली हेट्रो, तो होमो हेट्रो कंडीशन होती। अब यहां पर मेल में हम समझे, तो मेल में यहां पर बच्चों आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली एच वाली जीन एक एलील है, दूसरा है ही नहीं, क्योंकि दूसरा एक से ही नहीं, तो ये वाली कंडीशन कहलाती है, स्पेशल नाम देंगे हेमीजाइगस। बहुत पहले सिखाई थी बात, ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? हेमीजाइगस। और ये वाला पार्ट भी अपने आप में क्या बनेगा? हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस वाली जीन एक्स पे भी होती है, वाई पे भी होती है, और ये बात मैंने आपको लिखवाई भी थी। हेमीजाइगस का एग्जांपल एक्स और वाई के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन होती है, एक्स वाई के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन होती है, वो अपने आप में क्या बन जाती है? हेमीजाइगस। उसे हम यहां पर स्पेशली कह सकते हैं कि वो हेमीजाइगस होगा। तो हेमीजाइगस कंडीशन कहां मिलती है? मेल में। फीमेल में कभी हेमीजाइगस नहीं होता। हेमीजाइगस जानते हो? एक एलील का होना, जैसे यहां पर केवल एक ही एच है, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां बच्चों यहां पर आप देखो केवल एक ही एच है, एक ही एलील है, दूसरा है ही नहीं, मेल में दूसरा है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन को हेमीजाइगस। ये एक्स की वजह से भी है और वाई की वजह से भी है। कौन से एरिया से? नॉन होमोलोगस। मैंने आपको यहां पर कई सारी छोटी छोटी बातें आपको समझाई है। अब ये सब बातें आप लोग को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कभी वर्ड आए होलेंड्रिक जीन, समझ जाओगे। हां, ऐसी जीन जो स्पेशली मेल्स में प्रेजेंट होती है उनको होलेंड्रिक जीन कहते हैं। एक्स लिंक जीन का मतलब एक्स के नॉन होमोलोगस रीजन पे है, वाई लिंक का मतलब वाई के नॉन होमोलोगस पे है, और एक्स वाई लिंक का मतलब होता है एक्स पे भी है, वाई पे भी है। लेकिन ये होमोलोगस रीजन की जीन बहुत ही कम होती है, ज्यादातर पार्ट नॉन होमोलोगस वाला होता है। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से? अच्छा, वो जो डायग्राम हमने बनाया, चाहे तो आप इसको और बना भी लीजिए समझने के लिए, और नहीं भी बनाओगे तब भी कोई बात नहीं, वो डायग्राम से अपना, इससे पहले वाला डायग्राम से अपना काम हो जाएगा। क्लियर? जो बनाना चाहते हैं इसको बना भी लीजिएगा। क्लियर हुआ इतना? अभी तो बच्चों मैंने आपको ये तो समझा दिया एक्स लिंक क्या है, वाई लिंक क्या है। अब हम इनके स्पेशल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। क्लियर? तो अगला केस लेते हैं एक्स वाई लिंक जीन। पहले तो बताओ एक्स वाई लिंक जीन कहते किसको है? सबको समझा दिया है। जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक्स वाई के होमोलोगस रीजन पे है, उसको हम एक्स लिंक जीन, एक्स वाई लिंक जीन कहते हैं। बाई पेरेंटल है, समझ गए सब? अरे दोनों में होती है, अभी बताया था डायग्राम में, दोनों में होती है, तो ये बाई पेरेंटल होती है। इन जीन्स के वेल नोन एग्जाम्पल हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं इसका कोई एग्जाम्पल आपको नहीं दे रहा हूं, क्योंकि कोई एग्जाम्पल वेल नोन पता नहीं है। क्लियर? तो एक्स वाई लिंक जीन क्या होता है, बस उसका मीनिंग लिख लो। अगले नंबर पे लेते हैं वाई लिंक्ड जीन। वाई लिंक्ड जीन मतलब जीन्स प्रेजेंट ऑन, अच्छे से ध्यान रखना, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन पे जो जीन होती है, जैसे ये वाई क्रोमोसोम है, इसका ये नॉन होमोलोगस रीजन है, और यहां पर ये जो जीन लगी है इसी को हम वाई लिंक्ड जीन कहते हैं। ये जीन बहुत सारी होती है, समझाने के लिए मैंने छोटा पार्ट बना रखा है। क्लियर? अच्छा, ये जीन दोनों पेरेंट में होती है, एक में? सोच समझ के आंसर देना। वाई लिंक्ड जीन, इस जीन की बात कर रहा हूं, इतने एरिया की, ये जो इतना एरिया यहां बनेगा, ये वाली जीन केवल और केवल, हां, ये वाली जीन केवल और केवल मेल में होती है, यूनिपेरेंटल, प्रेजेंट ओनली इन मेल,
इसलिए एक नाम और दिया जाता है। इन्हीं जीन्स को बच्चों यहां स्पेशली कहा जाता है, इन जीन्स को नाम दिया गया होलेंड्रिक जीन। बताओ क्यों कहा? क्योंकि केवल मेल में होती है, तो होलेंड्रिक जीन इनको कह देते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल में आता है SRY जीन। SRY का फुल फॉर्म सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑन वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम का ऐसा रीजन जो सेक्स को डिटरमाइन करता है उसे हम SRY जीन कहते हैं, या इसी को TDF जीन भी कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को बनाने वाली जीन। क्लियर? अच्छा नाम होता है SRY जीन। अच्छा, ये SRY जीन आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे ड्रॉ की है, यहां लिख दिया सिखाने के लिए, ये SRY जीन ये। तो बताओ वाई के नॉन होमोलोगस रीजन SRY जीन है, जीन से क्या बनेगा? RNA, RNA से क्या बनेंगे? प्रोटीन। अच्छा, ये प्रोटीन कोई और नहीं, यहां पर बच्चों जो प्रोटीन बनने वाला है ये प्रोटीन कोई और नहीं, मैं यहां पर लिख सकता हूं डायरेक्टली, ये जो फैक्टर बनेगा TDF का फुल फॉर्म टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। फिर यही फैक्टर, हाँ, ये फैक्टर जो होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने का काम करते हैं। क्लियर? ये मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप कराते हैं, तो इनको बनाने वाली जीन यहां बैठी है। अरे बात समझ में? तो इन जीन को कहा जाता है SRY जीन। ये जीन एक्सक्लूसिवली मेल में ही होगी क्योंकि ये होलेंड्रिक जीन है, वाई लिंक्ड जीन है। क्लियर? अच्छा, अगला एग्जांपल लेते हैं। ये प्रोटीन को बनाती है जिसका नाम TDF प्रोटीन होता है। हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब होता है एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन्ना। आप लोगों ने बच्चों ऐसा देखा होगा कि जैसे ये ईयर पिन्ना है, ये ईयर है, इस ईयर के ऊपर ऐसे बच्चों यहां एक्सेसिव ऐसे हेयर ग्रो कर जाते हैं, ये एक्सेसिव हेयर बन जाते हैं। और ये जो एक्सेसिव हेयर ऑन ईयर पिन्ना होता है, ये फीचर केवल और केवल मेल में ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इस हाइपरट्राइकोसिस की जीन मान लो यहां बैठी है, यहां बैठी है। अब जीन से क्या बनेगा? RNA, उससे फिर प्रोटीन बनेंगे और वही प्रोटीन इन एक्सेसिव हेयर को डेवलप करने का काम करते हैं। अब ये फीचर आप ध्यान दीजिएगा, केवल और केवल मेल में होगा। देखा होगा आपने, मेल के जो ईयर पिन्ना होते हैं इस पे हेयर ग्रो हो जाते, ऐसे हेयर ग्रो हो जाते, तो ये हेयर का ग्रो होना कभी फीमेल में नहीं होगा। ये फीचर केवल और केवल मेल में ही होता है। क्यों? क्योंकि ये वाई लिंक्ड है, ये होलेंड्रिक जीन का एग्जाम्पल है। तो होलेंड्रिक जीन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस का मतलब एक्सेसिव हेयर्स ऑन ईयर पिन्ना, जैसे ईयर पिन्ना पे हेयर डेवलप होना। यह केवल मेल में ही क्यों होता है? क्योंकि इसकी जीन इस वाई के नॉन होमोलोगस रीजन पे। अच्छा, ये थोड़ी अगर नीचे होती तब तो फिर ये कैरेक्टर मेल फीमेल दोनों में होता, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मेल में है क्योंकि ये जीन थोड़ी ऊपर लगी है। क्लियर? अगला लेते हैं, प्रोक्यूपाइन स्किन, रफ स्किन। स्किन का ऐसे रफ मिलना, ये मेल की स्किन का फीचर होता है, और इसको रफ बनाने की जीन भी यहां पर इसी तरह से इस एरिया में बैठी है, वाई के भी नॉन होमोलोगस रीजन में बैठी है, तो ये फीचर भी केवल और केवल मेल में होगा। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो केवल मेल में ही डेवलप होते हैं, और मेल में ही क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि मेल में उनको डेवलप करने की कुछ स्पेशल जीन्स प्रेजेंट होती है, और उन जीन्स को क्या कहते हैं? होलेंड्रिक जीन्स। यहां बच्चों मैंने आपको ऐसे 3 एग्जाम्पल दिए, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, चाहे तो आप सेकंड वाला भी याद रख सकते हैं, मेन तो आप ध्यान रखना फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे पूछेंगे हो SRY जीन XY लिंक्ड है? नहीं, SRY जीन Y लिंक्ड है। तो ये ध्यान रखो, Y लिंक्ड का एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट होता है SRY जीन। जो बात यहां समझाएगी, क्लियर हुई? तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, इसमें ये एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्पेशली आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? कौन सी जीन? SRY जीन। ये डायग्राम तो हमने कई बार बना लिया, बनाने की जरूरत नहीं है, आप तो इसको ध्यान दीजिएगा बस। क्लियर? अगला लेते हैं, एक्स लिंक्ड जीन। एक्स लिंक्ड जीन प्रेजेंट ऑन, ये तो अब आना चाहिए आपको, जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स के भी नॉन होमोलोगस रीजन में होती है। एक्स बच्चों मेल फीमेल दोनों में होता है, तो ये बाइपेरेंटल होती है, ये बाइपेरेंटल होती है। ये 2 टाइप्स की होती है। एक्स लिंक में 2 तरह का मिलता है, एक तो होता है एक्स लिंक रिसेसिव कंडीशन, और एक होता है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। 2 तरह का कैसे? एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक रिसेसिव में कौन से एग्जाम्पल है, डोमिनेंट में कौन से एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा। इसमें रिसेसिव के एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर एक्स लिंक रिसेसिव वाले एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले रहा हूं, आप लोग चाहे तो इसको भी नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव, इसको बच्चों आगे में शॉर्ट में XR लिखा करूंगा।
XR मतलब पूरा नाम बोलो आप, एक्स लिंक्ड, आर का मतलब हो जाएगा रिसेसिव। क्लियर? एक्स लिंक्ड रिसेसिव मतलब ये वाला पार्ट, ये एक्स लिंक्ड जीन है, यहां पर वो रिसेसिव कंडीशन में काम करे तो उसे हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हीमोफीलिया। और ये हीमोफीलिया की जीन बच्चों इस एरिया में मिलती है, अरे तभी तो एक्स लिंक्ड कहेंगे। क्लियर? और ये होमोजाइगस कंडीशन में डिजीज करती है, इसलिए ये रिसेसिव डिजीज होती है। क्लियर? रिसेसिव एलील इसका डिजीज कराता है। हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है इसको बच्चों मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी बच्चों आप बस ये नाम लिख लीजिए। इसी तरह से अगली डिजीज आती है कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल दोनों ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बच्चों एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, कलर ब्लाइंडनेस किसका एग्जाम्पल है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो क्या आंसर दोगे बच्चों? एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। अच्छा, एक्स लिंक्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे लगी है। एक्स क्रोमोसोम पे यहां पर कहीं जीन होगी बेटे, इस एरिया में कौन से क्रोमोसोम पे लगी है? एक्स, तो इसलिए एक्स लिंक कह दिया। और रिसेसिव एलील डिजीज करता है इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव कह देंगे। अगला आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, जिसको G6PD कहा जाता है। G6PD में आरबीसी में प्रॉब्लम हो जाती है। इस डिजीज में क्या होता है ये आप डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। मैं आप लोगों को ये दो डिजीज थोड़ी देर बाद डिटेल में समझाऊंगा। ये डिजीज में आपको समझाऊंगा, ये वाले आपको नहीं समझाई जाएगी, ये आपको डिजीज वाले चैप्टर में क्लियर कर दी होगी। क्लियर? इसी तरह से नाम सुना होगा DMD, फुल फॉर्म डिशन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये जो बच्चों DMD डिजीज होती है इसमें एक प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सा? डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। डिस्ट्रोपिन प्रोटीन, अच्छा इस प्रोटीन को बनाने की जीन सबसे छोटी होती है सबसे बड़ी? बहुत पहले सिखाया था, हाँ, जीन फॉर डिस्ट्रोपिन सिंथेसिस इज लार्जेस्ट जीन, ये सबसे बड़ी जीन होती है। इसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं, इतने सारे बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसको ऐसे समझिएगा, ये एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम पे यहां पर एक बड़ी भारी भरकम सी ऐसी जीन लगी है। अच्छा, ये यहां पर जीन बैठी बड़ी सी, अब इस जीन ने बनाया आरएनए, आरएनए से एक प्रोटीन बनता था डिस्ट्रोपिन, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन, और यही डिस्ट्रोपिन प्रोटीन फिर मसल्स के डेवलपमेंट में काम आता था, मसल डेवलपमेंट में। अब सोचो ये जीन है, कौन से क्रोमोसोम पे लगी है? एक्स, इसलिए एक्स लिंक कह दिया। अब हुआ क्या, इस जीन के अंदर बच्चों यहां पर, इस जीन के अंदर यहां पर म्यूटेशन हो गया, यहां म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन होगा तो आरएनए प्रॉपर नहीं बनेगा, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन नहीं बनेगा, मसल्स में दिक्कत चालू हो जाएगी, और मसल की इसी प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है DMD। अब मुझे बताओ, ये जो मस्कुलर प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम की जीन कौन से क्रोमोसोम से लिंक है? जीन कौन से क्रोमोसोम पे लिंक है? एक्स क्रोमोसोम, इसलिए लिखा जाता है एक्स लिंक्ड। और इसका रिसेसिव एलील, म्यूटेशन के बाद रिसेसिव एलील बनता है, वो गड़बड़ करता है, और वो गड़बड़ करता है तो बन गया एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये वाला भी आप लोग डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। क्लियर? इसी तरह से अगला आता है डायबिटीज इंसिपिडस, मेलाइटस नहीं, डायबिटीज इंसिपिडस, ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जाम्पल है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के यहां पर पहला एग्जाम्पल, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये स्टार्टिंग के जो 4 एग्जाम्पल है बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। ये लास्ट वाला याद नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये 4 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम में एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, हीमोफीलिया कौन सी डिजीज है? तो आप लोग को आंसर आना चाहिए हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। हाँ, इस डिजीज में क्या होता है तो मैं समझाऊंगा आप लोग को। आप लोगों को ये दोनों डिजीज तो डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, हाँ ये वाली नहीं समझाएंगे, ये डिजीज वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके होते हैं। क्लियर? तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव के ये एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और क्यों कहते हैं एक्स लिंक्ड? क्योंकि इनकी जीन एक्स क्रोमोसोम पे लगी है। कहीं पर यहां कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, हीमोफीलिया से रिलेटेड है, डिस्ट्रोपिन की रिलेटेड है, ये सब एक्स क्रोमोसोम से लिंक है। अरे तभी तो एक्स लिंक कहा जाता है, नाम से समझ में आता है। डायग्राम तो ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम लोग बार बार बना ही रहे, आप तो बस इसको ध्यान रखो। एग्जाम्पल अगला लेते हैं, एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है स्यूडो रिकेट्स। स्यूडो रिकेट्स में होता क्या है? स्यूडो रिकेट्स के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें रिकेट्स जैसे सिम्टम मिलते हैं, सिम्टम जस्ट लाइक रिकेट्स। आप लोगों ने रिकेट्स के बारे में पढ़ा होगा कि इसमें बोन्स वगैरह में प्रॉब्लम चालू हो जाती है, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। अच्छा, जब इस तरह के पेशेंट डॉक्टर से मिलते हैं कि सर हमारे अंदर ये सारी प्रॉब्लम है, तो वहां जाके इन्हें पता चलता है, जब डॉक्टर उनको चेक करता है
तो उनको लगता है कि ये सारे सिम्टम रिकेट से है, तो वो रिकेट समझ के उसको मेडिसिन दी जाती है। लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं होता, उसको कितनी भी विटामिन डी खिलाओ ठीक नहीं होता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये रिकेट्स विटामिन डी वाला नहीं है, ये विटामिन डी वाला नहीं होता है। इस रिकेट्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम की कुछ जीन में म्यूटेशन हो जाता है, एक्स क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। सिम्टम लगते रिकेट्स के जैसे, लेकिन ये एक्चुअल रिकेट्स नहीं है, इसलिए इसको नाम लिखा गया स्यूडो रिकेट्स। और इन पेशेंट को कितना भी विटामिन डी खिला दो, पेशेंट ठीक होता ही नहीं है। तो विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट के इसके नाम से जानते हैं, क्योंकि एक्चुअली में यहां विटामिन डी की कमी होती ही नहीं है, यहां जो प्रॉब्लम आती है म्यूटेशन की वजह से ऐसा होता है। क्लियर। इसी तरह से बच्चों अगला आता है डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। जो अपने टीथ होते हैं इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, वो भी एक्स क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन होने की वजह से होता है। जैसे एक्स क्रोमोसोम है, यहां जीन लगी हुई है, अब इसी जीन से फाइनली बच्चों इनेमल का डेवलपमेंट होता है। अगर इसी जीन में म्यूटेशन हो जाए तो, हाँ इसी जीन में म्यूटेशन हो गया तो इनेमल में दिक्कत आ जाएगी, तो वही डिफेक्टिव इनेमल बन जाते हैं। इसी तरह से यहां मान लो कोई जीन लगी है, ये जीन लगी है, इस जीन में म्यूटेशन हुआ, जीन में क्या हुआ म्यूटेशन, कौन से क्रोमोसोम पे लगी है एक्स, और इसी म्यूटेशन की वजह से ये स्यूडो रिकेट्स हो जाता है। तो बताओ स्यूडो रिकेट्स की जीन, इनेमल की जीन सब एक्स क्रोमोसोम पे लगी है, मतलब ये भी एक्स लिंक्ड है, लेकिन यहां डोमिनेंट एलील गड़बड़ करता है, तो इसीलिए इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज कहा जाता है। बात समझ में। तो इसको एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के ये दो वेल नॉन एग्जाम्पल जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी बच्चों मैंने आपको इनके एग्जाम्पल बता दिए। वाई लिंक का एग्जाम्पल दो अच्छे से याद रख लेना, SRY और हाइपरट्राइकोसिस। वाई लिंक का याद है, एक्स लिंक में दो केस होते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट। रिसेसिव वाले का एग्जाम्पल, हाँ रिसेसिव वाले के एग्जाम्पल में आप लोग को भी समझा दिया कौन कौन से था, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, G6PD और हाँ DMD वाला। एक्स लिंक डोमिनेंट में दो एग्जाम्पल, स्यूडो रिकेट्स, डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ। ये एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इन एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखें। आगे बच्चों में जब हम पेडिग्री एनालिसिस समझेंगे, वहां मैं क्वेश्चन में लिखाऊंगा कि दिस पेडिग्री शो द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, तो उसी टाइम क्लिक करना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस मतलब एक्स लिंक रिसेसिव का केस है, तो ये याद होना चाहिए, तब जाके आगे के क्वेश्चन हम कर पाएंगे। क्लियर हुआ बच्चों अच्छे से। ये किस डिजीज में क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को यहां पर क्लियर कर दी है, या आप नोट भी करके रखिएगा। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज में हमने कई एग्जाम्पल समझे थे, उसमें से हम कुछ एग्जाम्पल यहां डिटेल में समझ रहे हैं। सबसे पहला हम लेते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये बच्चों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है, इसे हम सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज भी कह सकते हैं। सेक्स लिंक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जीन सेक्स क्रोमोसोम से लिंक है, एक्स क्रोमोसोम से लिंक है, तो इसको हम सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड भी इसको आप कह सकते हैं। ये जो डिजीज होती है इसको ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जानता है। ब्लीडर डिजीज मतलब ब्लड से रिलेटेड डिजीज है, इसलिए इसको ब्लीडर डिजीज के नाम से भी कहा जाता है। इस डिजीज को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे जॉन ऑट। जॉन ऑट ने पहली बार इस डिजीज को ऑब्जर्व किया था। इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज के अंदर ब्लड क्लोटिंग टाइम इज डिलेड, मतलब कहीं पे जब चोट लग जाती है तो ब्लड लॉस होता है, उस ब्लड लॉस को रोकने के लिए क्लोटिंग टाइम लगता है। क्लोटिंग टाइम नॉर्मली बच्चों 1 से 8 मिनट में, 1 से 8 मिनट के अंदर यहां क्लोट बनता है, लेकिन इस डिजीज के अंदर क्लोटिंग का टाइम डिले हो जाता है। क्यों हो जाता है? ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ सम ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से ही ब्लड लॉस डिले होता है। यहां पे क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से ही क्लोटिंग टाइम डिले हो जाता है, इससे ब्लड लॉस एक्सेसिव होता है, और एक्सेसिव ब्लड लॉस से यहां पर्सन की डेथ भी हो सकती है। क्लियर? एग्जैक्टली होता क्या होगा, इस बात को हम और अच्छे से यहां समझे। मान लीजिए अपने हैंड का ही कोई पार्ट है, इसके अंदर यहां पे कट लग गया, चोट लग गई। जब चोट लग गई तो यहां से बच्चों ऐसे ये ब्लड लॉस होता रहेगा, ऐसे ब्लड लॉस होगा। अब इस ब्लड लॉस को रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस होता गया तो इससे पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो इस ब्लड लॉस को रोकने के लिए जहां कट लगा है उस जगह पर एक ऐसा बच्चों यहां पर जहां चोट लगा वहां पर ऐसे ऐसे एक क्लोट बनाना पड़ता है, ऐसे यहां क्लोट डेवलप किया जाता है। कहां पर? जहां चोट लगी है। अब बात आती है ये जो यहां पर ऐसे बनने जा रहा है ये कहलाता है एग्जैक्टली क्लोट। अब बात आती है क्लोट बनता कैसे है। इस क्लोट को बनाने की पूरी मैकेनिज्म आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। वहां पे बच्चों आप लोग को सिखाया जाता है कि क्लोट को बनाने के लिए कई फैक्टर्स चाहिए होते। ऐसे CF का मतलब क्लोटिंग फैक्टर्स,
ये क्लोटिंग फैक्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। इसमें एक क्लोटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिव करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिव करता है, पूरी एक कैस्केड मैकेनिज्म चलती है। इसको नाम दिया जाता है कैस्केड, कि एक ने दूसरे को एक्टिव किया, दूसरे ने तीसरे को एक्टिव किया, ऐसी एक कैस्केड मैकेनिज्म चलती है। और इसी मैकेनिज्म की वजह से फाइनली बच्चों यहां पर ऐसे जाकर क्लोट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये एक दूसरे को एक्टिव करते जाते और फाइनली बच्चों ऐसे क्लोट बन जाता है। ये क्लोट बनने में अप्रोक्सीमेटली जो टाइम लगता है ये 1 से 8 मिनट, 1 से 8 मिनट के अंदर ऐसे यहां पर क्लोट तैयार हो जाना चाहिए। क्लियर? लेकिन होता क्या है, जो हीमोफिलिक पर्सन होते हैं, इन हीमोफिलिक पर्सन के अंदर यहां बच्चों इन क्लोटिंग फैक्टर्स में से कोई क्लोटिंग फैक्टर बहुत कम बनता है या बनता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए जनरली ये क्लोटिंग फैक्टर 8 नहीं बनता। जनरल केस में क्लोटिंग फैक्टर 8 नहीं बनेगा, और जब ये फैक्टर नहीं बनेगा तो यहां क्लोट नहीं बनेगा। ये प्रॉपर अगर क्लोट नहीं बना, अगर यहां प्रॉपर क्लोट नहीं बना, तो यहां पर जब इस तरह से बच्चों क्लोट ही नहीं बनेगा, यहां जब ये क्लोट नहीं बनेगा तो इस क्लोट नहीं बनने की वजह से, यहां पर क्लोट नहीं बनने की वजह से ऐसा होगा कि यहां पर एक्सेसिव ब्लड लॉस होता जाएगा, और उसी एक्सेसिव ब्लड लॉस से पर्सन की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस क्लोटिंग फैक्टर, ये जो बच्चों क्लोटिंग फैक्टर है, इस क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा, क्लोटिंग फैक्टर नहीं बना तो क्लोट नहीं बना, और क्लोट नहीं बना तो ब्लड लॉस होता जाएगा, इससे पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो बात आती है यहां पर इस क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी क्यों हो गई? ऐसा क्या हुआ कि क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाया? क्लोटिंग फैक्टर इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि इस फैक्टर को बनाने वाली जो जीन है, ये जीन में यहां पर म्यूटेशन हो जाता है। इस जीन के अंदर यहां पर क्या हो जाता है? म्यूटेशन। अच्छा, इसी जीन से आरएनए बनता था, फिर इसी से क्लोटिंग फैक्टर बनता था। ये जीन कौन से क्रोमोसोम पे लगी? एक्स। अरे एक्स क्रोमोसोम पे जीन तो होगी, एक्स क्रोमोसोम पर जीन लगी थी, उससे क्लोटिंग फैक्टर बनते थे। अब इस जीन में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया तो प्रॉपर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बने, और क्लोटिंग फैक्टर नहीं बने तो क्लोट नहीं बना, और क्लोट नहीं बना तो इससे एक्सेसिव ब्लड लॉस होता जाएगा, जिससे पर्सन की डेथ हो जाती है। तो मुझे बताओ हीमोफीलिया डिजीज में एक्चुअली में हुआ क्या? यहां प्रॉपर क्लोट नहीं बना। एक एक चीज समझना, प्रॉपर क्लोट नहीं बना। क्यों? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि इस क्लोटिंग फैक्टर को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन होने की वजह से ऐसा हुआ, और ये जीन किस क्रोमोसोम पे लगी है? एक्स। तो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है, इसलिए तो लिखा गया एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड डिजीज को कहा जाता है। अरे बात समझ में? तो सीधा सी बात इतनी है, क्लोटिंग टाइम यहां डिले हो जाता है क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। खास बात, डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, इन क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी क्यों होती है? इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन सम जीन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की कुछ जीन में क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। इसी वजह से बच्चों क्लोटिंग फैक्टर प्रॉपर नहीं बन पाते, क्लोटिंग फैक्टर नहीं बन पाते। बात समझ में? अगर हम बच्चों ब्लड क्लोटिंग टाइम निकाले तो नॉर्मली ब्लड क्लोटिंग टाइम नॉर्मली जो आता है वो 1 to 8 मिनट में होता है, लेकिन हीमोफिलिक पेशेंट के अंदर ये टाइम 30 मिनट से लेके 24 आवर्स तक हो सकता है। मतलब यहां क्लोट बहुत धीरे बनता है, 24 आवर्स तक क्लोट ही नहीं बनेगा, तब तो फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है, इससे पर्सन की डेथ हो जाती है। मतलब ये एक लीथल डिजीज है, घातक डिजीज है, क्योंकि ये पर्सन को मार देती है। अरे बात समझ में? तो यहां पर हमने क्या सीखा? इस डिजीज में क्लोटिंग टाइम डिले हो गया। रीजन क्या है? म्यूटेशन की वजह से। और जीन कहां लगी थी? एक्स क्रोमोसोम, इसलिए एक्स लिंक कह दिया। अब यहां क्लोटिंग फैक्टर जनरली 8 एब्सेंट होता है, कुछ केस में 9 होता है, कुछ केस में 11 होता है। अलग अलग फैक्टर के रिस्पेक्ट में इस हीमोफीलिया के फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी किए जाते हैं, वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। जो बात यहां पर अभी समझाई गई इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लो। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, तो बस सिखाने के लिए है। हाँ, आप तो ये पॉइंट जरूर नोट करिएगा। क्लियर? अब यहां पर 3 टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। इन हीमोफीलिया में पहला आता है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए के अंदर होता क्या है? ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया, सबसे कॉमन टाइप होता है। इट इज रॉयल डिजीज। हीमोफीलिया ए को रॉयल डिजीज कहा जाता है। अच्छा, रॉयल डिजीज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली के अंदर सबसे पहले देखा गया था, क्वीन विक्टोरिया की फैमिली के अंदर देखा गया था। फर्स्ट सीन इन रॉयल फैमिली ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की रॉयल फैमिली, वो रॉयल फैमिली कौन सी थी? क्वीन विक्टोरिया की फैमिली थी, उसके अंदर सबसे पहले देखा गया। एक्चुअली में जो क्वीन विक्टोरिया है,
ये बच्चों खुद नॉर्मल थी, क्वीन विक्टोरिया खुद नॉर्मल थी, लेकिन उनकी जो सक्सेसिव जनरेशन थी उसमें उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि उनके किसी बच्चे में अगर चोट लग जाती है तो वहां ब्लड लॉस होता रहता है, कंटिन्यूस ब्लड लॉस होता रहता है। तो फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस डिजीज को किसी से चेक करवाया जाए कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो फिर उन्होंने वही जॉन नॉट साइंटिस्ट, जिसका नाम अभी लिखा था हमने, उन जॉन नॉट साइंटिस्ट को बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम है, सोल्व करिए। तो जॉन नॉट को फिर पता चला कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो एक्चुअली में खुद ही इस डिजीज की कैरियर है। क्वीन विक्टोरिया खुद तो कैसी है, नॉर्मल, बट ये कैरियर थी, और कैरियर होने की वजह से वही डिजीज फिर आगे की तरफ सक्सेसिव जनरेशन में ट्रांसफर हुई। तो ध्यान रखिएगा, इस डिजीज को सबसे पहली बार कहां देखा गया था, रॉयल फैमिली के अंदर इसको देखा गया था, तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और शी वॉज कैरियर ऑफ दिस डिजीज। क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज की क्या थी बच्चों, कैरियर थी। बात आती है हीमोफीलिया ए में होता क्या है। यह होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8। ये याद रखना अच्छे से, यहां पर जो फैक्टर अब्सेंट होता है यह बच्चों क्लोटिंग फैक्टर 8 है, जिसका नाम दिस फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में AHGB कहा जाता है। क्या सीखा, हीमोफीलिया ए में कौन सा फैक्टर अब्सेंट होता है, फैक्टर नंबर, हां याद रखना है, फैक्टर नंबर 8 अब्सेंट होता है। और इसी फैक्टर नंबर 8 का ही दूसरा नाम एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, जिसको शॉर्ट में AHGB कहा जाता है। क्लियर। तो हीमोफीलिया ए में क्या बात है हमने समझी, क्लियर हुआ सबको अच्छे से। दो बातें याद रखना अच्छे से, एक तो ये रॉयल डिजीज है और दूसरा फैक्टर नंबर 8 की यहां डेफिशिएंसी होती है। यह तो होता है हीमोफीलिया ए। अच्छा, ये सबसे कॉमन है, ज्यादातर जगह यही ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ दूसरे टाइप भी आते हैं। अगला आता है हीमोफीलिया बी। इसको क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रिसमस फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। यह डिजीज रेयर केस में मिलती है, कई लोगों को स्टडी करोगे तो एक हाथ में मिलेगी, रेयर केस में मिलती है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9। यहां क्लोटिंग फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है। ए में कौन सा था बोलो सभी, हां 8, और बी में 9। अच्छा, दिस फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर। इसी फैक्टर का दूसरा नाम होता है क्रिसमस फैक्टर, इसलिए इसको क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं। अच्छा, इसी का एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। इसी फैक्टर 9 का ही दूसरा नाम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, जिसको PTC के नाम से लिखा जाता है, इसे PTC भी कहते हैं। क्लियर। तो ये हीमोफीलिया बी होता है, इसमें फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट है। हीमोफीलिया सी, ये बच्चों वेरी रेयर, इससे भी ज्यादा रेयर, बहुत सारे लोगों में स्टडी करो तो एक हाथ में मिलेगी। इसकी खास बात यह है कि ये ऑटोसोमल डिजीज है, ये एक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल डिजीज होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 11, यहां 11 की डेफिशिएंसी होती है, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA। इसको PTA के नाम से भी जानते हैं आप, चाहे ये मत ध्यान रखो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ए के अंदर फैक्टर नंबर 8 था, बी के अंदर 9 और सी के अंदर 11। 8, 9, 11, 10 नहीं है, 8, 9, 11 है। और एक खास बात, जैसे ये क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर नंबर 8 है, 9 है और 11 है। अब बच्चों, ये जो X क्रोमोसोम है, 8 की जीन और 9 की जीन, क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 की जीन तो X क्रोमोसोम पे लगी है, लेकिन इस 11 की जीन की बात करें तो ये बच्चों ऑटोसोम पे लगी होती है, ये ऑटोसोम पे होती है। ये X पे है, जबकि इसकी जीन 11 की जीन ऑटोसोम पे है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ऑटोसोमल डिजीज, क्योंकि इसमें जो फैक्टर नंबर 11 डेफिशिएंट हुआ है, इसकी जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको ऑटोसोमल डिजीज कहते हैं। तीनों में से सबसे कॉमन टाइप का हीमोफीलिया याद रखिएगा, क्लोटिंग फैक्टर 8 वाला, मतलब हीमोफीलिया ए होता है। कुछ नहीं कहा जाए तो आप इसी हीमोफीलिया को मान के आंसर देंगे। नॉर्मली बस इतना क्वेश्चन आया, हीमोफीलिया ABC कुछ नहीं लिखा, हीमोफीलिया कौन सी डिजीज है, तो आप एक्स लिंक रिसेसिव ही बताएंगे, क्योंकि हीमोफीलिया ए को मान के ही हम यहां आंसर देते हैं, वही सबसे कॉमन टाइप का होता है। जो बात यहां पर समझाएगी, क्लियर हुई बच्चों, इन पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा। अब हम इसके जीनोटाइप लिखें। हीमोफीलिया के अंदर जीनोटाइप अगर हम लिखें तो इसमें एक जीनोटाइप तो आता है X+ और दूसरा आता है XH। यहां बच्चों एक अलील X+ है, XH है।
ये नॉर्मल है, जबकि ये वाला हीमोफीलिया करता है, ये डिजीज करता है। अब यहां इसके जीनोटाइप लिखा जाए तो फीमेल में 3 पॉसिबिलिटी होगी। बता सकते हो 3 कौन कौन से जीनोटाइप बन सकते हैं? इन एलील से अगर हम बनाए, पहला X प्लस X प्लस, X प्लस XH, XH XH। क्लियर? कहां नॉर्मल, कहां अफेक्टेड लिख सकते हैं आप, कहां कैरियर। हाँ, ये अब आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा, दोनों साइड प्लस प्लस है, मतलब ये तो हो जाएंगे नॉर्मल फीमेल। अरे प्लस है तो नॉर्मली तो होगा बेटे। यहां H आ गया, लेकिन एक प्लस भी तो है, और प्लस है तो प्लस की चलेगी, प्लस मतलब डोमिनेंट। अरे याद है ना, प्लस मतलब डोमिनेंट, तो इसकी चलेगी, तो इसकी वजह से ये भी नॉर्मल होगा। लेकिन यहां पर एक डिफेक्टिव एलील कैरी कर रहे हैं, ये फीमेल डिफेक्टिव एलील कैरी करती है, इसीलिए इसको कैरियर भी कहा जाता है। क्लियर? XH XH की बात करें, XH हीमोफिलिक है, मतलब यहां हीमोफिलिया होगा। अब क्वेश्चन में से लैंग्वेज आए, हीमोफिलिक फीमेल है तो ये जीनोटाइप यूज करेंगे। क्वेश्चन आए फीमेल हीमोफिलिया की कैरियर है तो X प्लस XH लिखेंगे। फीमेल नॉर्मल है तो X प्लस X प्लस लिख देंगे। अच्छा, नॉर्मल दोनों ही है, स्पेशली अगर कैरियर वर्ड आ जाए तो फिर आप ये यूज करेंगे। क्लियर? यहां पे बच्चों अगर मेल के जीनोटाइप लिखे तो मेल में एक तो X क्रोमोसोम होता है, दूसरा Y, तो एक बार X प्लस Y लिख लेंगे और एक बार XHY लिख लेंगे, 2 ही जीनोटाइप बनेंगे। बताओ, प्लस है तो नॉर्मल, तो यहां नॉर्मल, और यहां XHY आ गया तो यह हीमोफिलिक हो गया। यहां तो हीमोफिलिक आ ही जाएगा, तो यह नॉर्मल केस होगा और यह हीमोफिलिक होगा। अब सोच समझ के यहां पर आंसर देना, यह प्लस वाला नॉर्मल, H वाला हीमोफिलिक हो जाएगा। ये जो बच्चों XH XH कंडीशन है तो इसमें हीमोफिलिया होगा, और हीमोफिलिया होने की वजह से यहां पर हाँ एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है। और ऐसा ये ऑब्जर्वेशन किया गया है, ऐसा देखा गया है कि जब ये कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन आती है, होमोजाइगस कंडीशन आती है, तो इन फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाती है। रीजन क्या है प्रॉपर क्लियर नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे ही ये कंडीशन XH XH वाली आती है, इसमें फीमेल की डेथ एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही हो जाती है। क्यों होती है? रीजन प्रॉपर क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बस ये देखा गया है होमोजाइगस कंडीशन आती है, फीमेल की डेथ हो जाती है, मतलब यह बहुत डेंजरस डिजीज है। तो यहां पर डाइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, इन फीमेल की एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाती है, मतलब यह पैदा ही नहीं होती। यानी कभी भी हीमोफिलिक फीमेल नहीं मिलती है, हीमोफिलिक फीमेल मिलती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ हो जाती है। रीजन नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूं, रीजन नहीं पता है, बस ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। तो ध्यान रखना, इन फीमेल्स की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही डेथ हो जाती है, तो कभी भी हीमोफिलिक फीमेल नहीं मिलती है। अब बात आती है, ये जो हीमोफिलिक मेल है, इनकी डेथ क्यों नहीं होती? तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि यहां बच्चों हेमीजाइगस कंडीशन है, एक ही एलील होता है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि ये पर्सन यहां सर्वाइव कर जाते हैं, मतलब इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेथ नहीं होती। इनकी तो एम्ब्रियोनिक में होती है, लेकिन हेमीजाइगस कंडीशन आने की वजह से इनकी बच्चों यहां पर डेथ नहीं होती, इनकी डेथ नहीं होती। ऐसा ये ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये फीमेल हीमोफिलिक है, फीमेल हीमोफिलिक है, और जो मेल है ये नॉर्मल है, मेल नॉर्मल है, और इनका क्रॉस करके बच्चों में क्या चांस होंगे सोल्व करना है। अच्छा, मेल को यहां पर नॉर्मल बता रखा है, तो जीनोटाइप बोलो। नॉर्मल मेल है तो जीनोटाइप क्या लिख सकते हैं? X प्लस Y। अरे मेल नॉर्मल यही तो लिखेंगे। हीमोफिलिक फीमेल है, अब बताओ क्या लिखना चाहिए? हाँ, ये समझने वाली बात है, हीमोफिलिक फीमेल है तो क्या लिखना चाहिए? हम तो जानते हैं हीमोफिलिक फीमेल मिलती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन में से हीमोफिलिक फीमेल लिखा है, ऐसा लिखा है, तो हम यहां पर जीनोटाइप XH XH ही लिखेंगे, चाहे ये फीमेल नहीं मिलती है। हो सकता है ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बना लिया हो, तो अगर क्वेश्चन में फीमेल को हीमोफिलिक लिखा है तो आप XH XH लेके ही इसको सोल्व करेंगे, XH XH लेके इसको सोल्व करेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा निकालेंगे, क्वेश्चन आगे हम सीखेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो, हीमोफिलिक फीमेल है तो आप XH XH लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप वहां पेपर में लिख के आ जाओ हीमोफिलिक फीमेल नहीं मिलती है, प्लीज क्वेश्चन ढंग से बनाया करो, ऐसा नहीं। अगर उन्होंने कहा है हीमोफिलिक फीमेल तो हम XH XH लेके ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन जरूर ये लिखिए, बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन, मतलब रेयर से रेयर कंडीशन में हीमोफिलिक फीमेल को ऑब्जर्व किया गया है। एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ही रेयर केस में देखा जाएगा। क्यों मिल जाती है, मैं कहा ना, इसका रीजन प्रॉपर क्लियर नहीं है, बस बहुत रेयर केस में ही हीमोफिलिक फीमेल ऑब्जर्व की है, बहुत रेयर केस है।
जनरली जब भी हीमोफिलिक फीमेल आएगी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेथ होती है, लेकिन रेयर केस में इनको ऑब्जर्व किया गया है। और क्वेश्चन में हीमोफिलिक फीमेल आए तो एक्सएच पुट करके ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्लियर? ये जो जीनोटाइप आपको यहां सिखाया है इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। क्लियर? आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये याद होनी चाहिए कि कहां नॉर्मल है कहां अफेक्ट है, ये ध्यान होना चाहिए आपको, तब जाके हम क्वेश्चन सोल्व करते। और इन डिजीज पर हर साल बच्चों कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनता ही है, तो हमें बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी है।